हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। फॉर लूप के बाद अब अगला जो लूप है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि है वाइल लूप। तो वाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो फॉर से डिफरेंट होता है। तो पहले मैं फॉर लूप का सिंटेक्स एक बार साइड में लिखता हूं। तो फॉर लूप में आपने देखा कि हमने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को एक ही लाइन में लिखा, और यहाँ पर हमने जो भी स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करने थे उनको मेंशन किया। तो ये फॉर लूप का सिंटेक्स था। बट कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को एक ही लाइन में नहीं लिख पाते। हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट फॉर लूप के पहले हों और कुछ फॉर लूप के अंदर। तो अगर इस तरह का सिनेरियो आपको मैनेज करना है कि आप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को अलग अलग प्लेस पर लिखना चाहें, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं पहले। तो इसमें इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होगा, देन व्हाइल कीवर्ड के साथ आप कंडीशन फ्रेम करेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आपको रिपीट करना है वो लिखेंगे, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि फॉर लूप कैसे लिखा जाता है और व्हाइल लूप कैसे लिखा जाता है। तो फॉर में एक ही लाइन में आपको पता चल जाता है कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होगा। व्हाइल में तीनों अलग अलग लोकेशन पर अवेलेबल होते हैं। तो आपको पूरे लूप को स्टडी करना होता है, देन आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनिशियल वैल्यू क्या है, कंडीशन क्या है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है। सो अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि विच वन इज बेटर, सो दोनों में से आप किसी भी लूप को यूज कर सकते हैं, दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है जो आपके सामने है, दैट इज सिंटेक्स, लिखने का तरीका, कि फॉर को कैसे लिखा जाता है और वाइल को कैसे लिखा जाता है। अगर हम इटरेशन की बात करें तो ये यहां से स्टार्ट हुआ था, कंडीशन पर गए, देन स्टेटमेंट इवेलुएट हुआ, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और वापस से कंडीशन इवेलुएट हुआ। सेम वाइल लूप के साथ होगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन इवेलुएशन, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड अगेन कंडीशन टेस्टिंग। तो अगर हम रिपीटेशन देखें तो 2 3 4, वहां भी रिपीटेशन देखें तो 2 3 4 में रिपीटेशन फ्रेम हुआ। और इनिशियल वैल्यू एक ही बार सेट करना होता है, वो इटरेशन का पार्ट नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि सिंटेक्स का एग्जीक्यूशन सेम है, बट लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करवा देगा कि हम फॉर लूप को प्रेफर करें या फिर वाइल लूप को प्रेफर करें। और अगर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप एक लाइन में लिख सकते हैं जैसा कि फॉर लूप में लिखा हुआ है, तो आप प्रेफर करें कि आप फॉर लूप ही यूज करें। रीजन, क्योंकि फॉर लूप का ये जो पहला लाइन है वो ही आपको बता देगा कि लूप कितनी बार रिपीट होगा, जबकि वाइल लूप में आपको इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को पहले ढूंढना पड़ेगा, तभी आप पता लगा सकते हैं कि लूप कितनी बार रिपीट होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि फॉर लूप को प्रेफरेंस दें, बट अगर आप तीनों पार्ट्स अलग अलग लिखना चाहते हैं तो हम वाइल लूप को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल, आपको याद होगा मैंने फॉर लूप में मेरा नाम 5 टाइम्स प्रिंट किया था विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। अगर सेम प्रॉब्लम को हमें वाइल लूप से इंप्लीमेंट करना हो तो उसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल, तो आप देख सकते हैं कि i इक्वल्स टू 1, दिस इज इनिशियलाइजेशन, then I less than equals to 5, this is condition, then printf is statement, then I plus plus, this is increment। तो तीनों पार्ट्स हमने कवर किए। सेम प्रॉब्लम को हमने फॉर लूप से भी इंप्लीमेंट किया था, सेम प्रॉब्लम को हमने वाइल लूप से इंप्लीमेंट किया, यहाँ भी रिजल्ट सेम आएगा और वहाँ पर भी रिजल्ट सेम था। डिफरेंस इतना सा है कि तीनों ब्लॉक्स अलग अलग प्लेस पर अवेलेबल है, वहाँ तीनों ब्लॉक्स एक ही लाइन में अवेलेबल थे। अगर एग्जीक्यूशन करेंगे तो ये सबसे पहले, देन ये,
देन प्रिंट एफ, देन आई प्लस प्लस, और उसके बाद वापस से कंडीशन टेस्ट होगा, और 5 टाइम्स संजय स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अगर 50 टाइम्स प्रिंट करना है तो आप i लेस देन इक्वल्स टू 50 लिख देंगे, तो अभी लूप ऑटोमेटिकली 50 टाइम्स रिपीट होगा और नेम 50 टाइम्स स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और अगर इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप ये लिखेंगे। तो लूप को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंप्लीमेंट करना बहुत ही इजी होता है। आपको सिर्फ तीनों पार्ट्स को कंट्रोल करना होगा। स्टेटमेंट एज इट इज एग्जीक्यूट होंगे, स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। वाइल लूप का बेसिक इम्प्लीमेंटेशन और उसका सिंटेक्स समझने के बाद अब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देखते हैं जिससे आपको वाइल लूप कैसे इंप्लीमेंट होता है वो समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने फॉर लूप में एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था जो कि फैक्टोरियल से रिलेटेड था, तो सिमिलरली एक और प्रोग्राम हम इंप्लीमेंट करेंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स ऑफ ए नंबर। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कि हमें इंप्लीमेंट करना है। तो पहले इसको समझते हैं कि एक्चुअली इसमें आपको करना क्या है, देन उसको समझने के बाद मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको वाइल लूप से इंप्लीमेंट करूंगा और फिर बताऊंगा कि हम फॉर लूप इंप्लीमेंट करते तो क्या होता और वाइल यूज कर रहे हैं तो क्या हुआ। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं। सपोज अपने पास एक नंबर है 123 और 123 स्टोर्ड है एक वेरिएबल n के अंदर। तो अब यहां बोला है सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स ऑफ ए नंबर। तो नंबर इज 123, इंडिविजुअल डिजिट्स का मतलब हुआ 1, 2 और 3। सम का मतलब है इनको ऐड कर दें, तो रिजल्ट क्या होगा 6। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। एक नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनको अलग अलग करके ऐड कर देना है। अब अगर नंबर है 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड रिजल्ट होगा 10। तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर में कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं और वो हमें पहले से मालूम नहीं है, क्योंकि नंबर को हम यूजर से इनपुट कराएंगे और उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर में 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है, 1 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है। तो पहले ये सीखते हैं कि नंबर इंडिविजुअल डिजिट्स को कैसे अलग अलग करेगा और फिर उसको कैसे ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट नंबर 123। तो इसका सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के बाद हम इसको 2 डिजिट या 4 डिजिट पर अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि ये वैलिड होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम 1, 2, 3 को अलग अलग करेंगे। तो मैं 3 को सबसे पहले रिमूव करता हूं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया a और स्टेटमेंट लिखा n मॉड्यूलस 10। मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको मालूम होगा जो कि रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। तो नंबर है 123, किसी भी नंबर को 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमेनिंग वैल्यू हमेशा क्या होगा, लास्ट डिजिट। तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 123 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला 3। तो पहले हमने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला, फिर एक नंबर और लिया, फिर उसको डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाला। तो अपने पास रिमेनिंग वैल्यू क्या मिला 3। अब 3 को हम 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। तो a की करंट वैल्यू क्या है 3। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ s, और s वेरिएबल में किसको ऐड कर दिया a को। तो s की स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो ध्यान रखिएगा जब किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। बट अगर किसी भी नंबर को ऐड करना होता है तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखते हैं हम 0। तो s 0 था, a 3 है, तो s की नई वैल्यू क्या हो गई 3। अब हमने नंबर में से 3 को अलग कर लिया, उसको ऐड भी कर दिया। तो क्या 123 में 3 की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम इसको रिमूव करके क्या बना दें 12।
तो वो करने के लिए आपको लिखना होगा n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। तो अब देखिएगा मैंने यहाँ डिवीजन सिंबल यूज किया है, तो अगर किसी भी नंबर को ऐसे डिवाइड करते हैं 123 अपॉन 10, तो ये टोटल 12 टाइम डिवाइड होगा और यहां पर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट। तो यहां पर मैंने एक गड़बड़ किया, ये 2 होगा, ठीक है। तो यहां पर 1 की जगह 2 से डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ 2 बोरो करेंगे। देन जब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट क्या मिला, 12.3। तो ये 0.3 अपने आप रिमूव हो जाएगा और अपने पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बच जाएगी, 12। तो n की करंट वैल्यू क्या हो गई अब, 12। तो आपने देखा मैंने लास्ट डिजिट इसके थ्रू निकाला, उसको ऐड किया ऐसे, और लास्ट डिजिट को नंबर से रिमूव किया डिवाइड बाय 10 के थ्रू। अब हमें इन तीनों को जस्ट रिपीट करना है। तो अब मैं फिर से ये तीनों स्टेटमेंट लिख देता हूं पहले, फिर इनको समझते हैं। तो अब देखिए कंटिन्यूएशन में चलते हैं। n की लास्ट वैल्यू क्या थी, 12। तो अब लिखेंगे 12 मॉडुलस 10। तो 12 मॉडुलस 10, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि 12 को 10 से डिवाइड किया तो रिमेनिंग वैल्यू बचेगा 2। फिर 2 को ऐड किया s में, तो s की लास्ट वैल्यू थी 3, 3 प्लस 2 s में आ जाएगा 5। n अपॉन 10, n की लास्ट वैल्यू 12, 12 को 10 से डिवाइड किया तो क्या रह जाएगा, 1। तो ये नेक्स्ट स्टेप, फिर से हमें इसको रिपीट करना होगा। तो अब n की लास्ट वैल्यू 1, 1 मॉडुलस 10। तो कभी भी किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा जो न्यूमरेटर वैल्यू है वही आएगा। s की लास्ट वैल्यू 5, a में है 1, तो नया नंबर बना 6। n है 1 लास्ट, 1 अपॉन 10, 1 को 10 से डिवाइड किया तो फाइनली ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, 0। तो लास्टली n हुआ 0। तो अब इसके आगे हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि नंबर क्या हो चुका है, 0। तब आपने देखा कि इन तीनों स्टेटमेंट्स को हमने रिपीट किया, और कितनी बार रिपीट किया, 3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि जो अपना नंबर था उसमें कितने डिजिट्स अवेलेबल थे, 3 डिजिट्स। अब अगर सेम लॉजिक को 4 डिजिट नंबर पर अप्लाई करना है तो ये 3 स्टेटमेंट मॉड्यूलस, प्लस एंड डिवाइड, इनको 3 बार ना लिखकर कितनी बार लिखना होगा, 4 बार। और अगर नंबर में 2 ही डिजिट्स हैं तो इनको कितनी बार लिखना होगा, 2 बार। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जब हमें इन 3 स्टेटमेंट्स को ही रिपीट करना है तो हम इनको बार बार क्यों लिखें। हम एक लूप फ्रेम करें और लूप ऑटोमेटिकली इसको इटरेट करें, और कब तक, जब तक n क्या नहीं हो जाता, 0। तो अब हमें इनिशियल वैल्यू, टर्मिनेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को फ्रेम करना है। तो मैं इसको एज इट इज रखता हूं, पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बिगिन करते हैं और फिर देखते हैं कि तीनों पार्ट्स कैसे आइडेंटिफाई होंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड किया, देन मेन फंक्शन। अब एक वेरिएबल लिया n, दूसरा वेरिएबल s और a, और s की इनिशियल वैल्यू हमने सेट किया 0। अब यूजर से इनपुट कराते हैं एक नंबर, जिसके डिजिट्स का सम करना होगा, और उस नंबर को हमने स्कैन किया वेरिएबल n के अंदर। तो कंडीशन जो हम फ्रेम करेंगे वो n के बेसिस पर होगा। तो अब मैं यहां पर एक लूप लिख रहा हूं। लूप कब तक चलेगा, जब तक कि n 0 से ग्रेटर होगा। तो ये अपने टर्मिनेशन कंडीशन, जो स्कैनफ लिखा है, जो हमने स्कैनफ लिखा है उसको हम क्या बोल देंगे, इनिशियलाइजेशन। क्योंकि n की जो बिगनिंग वैल्यू है वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, जो यूजर उस प्रोग्राम को रन कर रहा है। तो हमने कंडीशन फ्रेम किया ग्रेटर देन 0। अब यहां पर हम वो तीनों स्टेटमेंट्स एज इट इज मेंशन कर देते हैं।
तो ये n इक्वल्स टू n बाय 10, इसको हम बोल सकते हैं डिक्रीमेंट। और लूप फिनिश होने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो s वेरिएबल में होगा, तो उसको प्रिंट कराने के लिए हम यूज करेंगे printf sum इक्वल्स टू %d(s). तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों स्टेटमेंट्स को एक ही बार लिखा, एक लूप इटरेट किया, जब तक n की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तब तक ही ये लूप रिपीट होगा। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं तो लूप 2 बार चलेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हैं तो लूप 4 टाइम चलेगा। और हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, बट लूप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा। अब आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशन, सॉरी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों को अलग अलग प्लेस पर लिखना पड़ा। तो इसलिए हमने फॉर लूप को प्रेफर ना करके किसको प्रेफर किया, वाइल लूप को। अगर इसी प्रोग्राम को फॉर लूप से बनाएंगे तो आपको इनिशियल वैल्यू, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशन को अलग अलग लोकेशन पर लिखने की परमिशन नहीं मिलेगी और आप एक सही लूप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें जब आपको तीनों पार्ट्स एक ही लाइन में नहीं लिखना है, अलग अलग प्लेस पर लिखना है, तो आप वाइल लूप को प्रेफर करें, जिससे कि आपका प्रोग्राम रीडेबल बने और आप इजीली अपने आउटपुट्स को मेंटेन कर पाए। वाइल लूप का थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन समझने के बाद अब उन थ्योरी में जो प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने आपको दो प्रोग्राम समझाए थे, जिसमें पहला था कि हम अपना नाम एक से ज़्यादा बार कैसे प्रिंट करें, और दूसरा था कि एक नंबर अगर हमें इनपुट किया जाएगा तो उसके इंडिविजुअल डिजिट्स का सम कैसे करेंगे। तो पहले फर्स्ट प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो दो हेडर फाइल्स जो हम हर प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, stdio.h और conio.h, वो मैंने इंक्लूड किया। देन मेन फंक्शन, अब मेन फंक्शन के अंदर मुझे वाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो कि नेम 5 टाइम्स या मोर देन 5 या जो भी रिक्वायर्ड डिजिट है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले इंट आई, देन आई इक्वल्स टू 1, ये इनिशियलाइजेशन। उसके बाद वाइल लूप में हमें कंडीशन मेंशन करना होगा। तो कंडीशन में अभी लिख रहा हूँ आई लेस देन इक्वल्स टू 5। देन वाइल लूप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। तो मैंने लिखा printf एंड माय नेम, एंड उसके बाद मैंने किया i++, जिससे कि लूप इंक्रीज होगा। लूप कंप्लीट होने के बाद कर्ली ब्रेसेस के बाहर मैं लिख रहा हूँ get ch, एंड लूप की स्टार्टिंग से पहले CLR SCR। तो इस तरीके से वाइल लूप का एक छोटा सा सैम्पल कोड, जिसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को मोर देन 1 टाइम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को पहले सेव किया, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा नाम 5 बार प्रिंट हुआ। अब अगर आप अपना नेम 5 से ज़्यादा टाइम प्रिंट करना चाहेंगे तो सिंपली आपको 5 के प्लेस पर कोई और डिजिट मेंशन करना है, तो ऑटोमेटिकली वो उतने टाइम रन होगा। तो मैंने 10 लिखा तो नेम 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से सिंपल वे में आप वाइल लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जब आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट को अलग अलग प्लेस पर लिखना हो। फॉर लूप में आपने देखा होगा कि ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक ही लाइन में हम लिखते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना टास्क इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सिंपल कोड समझने के बाद आप दूसरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो दूसरा प्रोग्राम था उसमें हमें यूज़र से इनपुट करवाना है और उस नंबर से एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके उनको ऐड करना है। तो एक वेरिएबल लिया num, एक वेरिएबल लिया a और एक वेरिएबल लिया sum। देन CLR SCR टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। उसके बाद printf के थ्रू हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, एंटर अ नंबर। उस नंबर को रीड करने के लिए हमने लिखा scanf, जो कि num वेरिएबल में नंबर को रीड करेगा। आफ्टर रीडिंग द नंबर यू कैन इम्प्लीमेंट वाइल लूप। तो वाइल का कंडीशन होगा num ग्रेटर देन 0। अब इस वाइल लूप के अंदर हमें स्टेटमेंट्स लिखने हैं जो कि कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ डिजिट्स।
तो सबसे पहला स्टेटमेंट a इक्वल्स टू नम मॉड्यूलस 10 जो कि लास्ट डिजिट प्रोवाइड करेगा, देन सम इक्वल्स टू सम प्लस a, देन नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। तो इसका जो रोटेशन है वो मैंने आपको थ्योरी में समझाया। तो यहाँ हमें सिंपली प्रोग्राम को रन करना है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लूप अगर मैं सम को प्रिंट करता हूँ तो सम जो डिजिट्स थे उन सभी का एडिशन प्रिंट करेगा। तो प्रिंट एफ में मैंने लिखा सम इक्वल्स टू %d एंड वेरिएबल सम। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम थ्योरी में हमने इम्प्लीमेंट किया उसका ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर आउटपुट शो करता है या नहीं। तो प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया एंड रन। तो अभी मैं नंबर इनपुट कर रहा हूँ 1 2 3, तो आउटपुट आना चाहिए 6। तो आप देख सकते हो सम इक्वल्स टू 6 प्रिंट हुआ, इट मीन्स 1 + 2 + 3 परफॉर्म हुआ। तो ये 3 डिजिट नंबर था। अब हम एंटर करेंगे 4 डिजिट नंबर। तो मैंने एंटर किया 2468। तो इट इज़ अ 4 डिजिट नंबर, सो इट्स आउटपुट शुड बी 2 + 4 6, 6 + 6 12 + 8 20। So here you can see sum equals to 20 is printed. So it means while loop is working fine। और जो भी स्टेटमेंट्स हमने while loop के अंदर लिखे हैं वो प्रॉपर जो आउटपुट है वो जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से while loop को जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ लिख सकते हैं, जबकि while loop इन तीनों को अलग अलग प्लेस पर लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दोनों का जो इटरेशन है वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स होता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि हमें फॉर लूप इम्प्लीमेंट करना है या फिर वाइल लूप इम्प्लीमेंट करना है।